प्रियमित्राणि नमस्कारः। संस्कृतभारत्याः पत्राचारद्वारा संस्कृतम् इत्यस्मिन् पाठ्यक्रमे भवतां स्वागतम्। पाठ्यक्रमेऽस्मिन् भवता संस्कृतग्रन्थकारपरिचयः इति एकः विषयः पठितः पूर्वं। तस्मिन्नेव विषये अद्य वयं संस्कृतकथाकाराः इत्यस्मिन् विषये पठिष्यामः। मित्राणि, संस्कृतसाहित्ये काव्यानां नाटकानां बहु महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते, परंतु कथा ग्रंथों के बिना संस्कृत साहित्य एक संपूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए कुछ कथाकार ऐसे हैं जिनके बारे में जानना इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम हम क्षेमेन्द्रः एकः प्रसिद्धः ग्रंथकारः वर्तते, तस्य विषये ज्ञास्यामः। बृहत्कथा इति एकः महत्वपूर्णः ग्रन्थः वर्तते, यस्य रचनाकारः वर्तते गुणाढ्यः। गुणाढ्यः इत्यनेन भूतभाषया एषः ग्रन्थः विरचितः। क्षेमेन्द्र द्वारा इस ग्रंथ के जो कथाएं हैं उसका संग्रह बृहत्कथामञ्जरी इत्यस्मिन् ग्रन्थे कथानां संग्रहः विहितः। अतः क्षेमेन्द्रस्य प्रमुखः ग्रन्थः बृहत्कथामञ्जरी इति कथ्यते। क्षेमेन्द्रेण रामायणमञ्जरी, भारतमञ्जरी इति प्रमुखं काव्यद्वयमपि लिखितं। तत्र नामना एव स्पष्टं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि रामायणमञ्जरी, भारतमञ्जरी, यह दोनों ग्रंथ जो हैं, ये कथा ग्रंथ जो हैं, वो रामायण और महाभारत की कथाओं का संग्रह रूप माने जा सकते हैं। यदि बृहत्कथामञ्जर्याः कालः यदि पश्यामः तर्हि आरम्भकालः 63अधिक-1सहस्रतमे वर्षे प्रारब्धः, पुनः समाप्तिः तस्य 66अधिक-1सहस्रतमे वर्षे कृता। अतः अनेन अस्माभिः क्षेमेन्द्रस्य कालः अपि अनुमातुं शक्यते। 11 शतकम् इति क्षेमेन्द्रस्य कालः उच्यते। 11वीं शताब्दी को हम क्षेमेन्द्र का काल मानते हैं। क्षेमेन्द्रः खलु काश्मीरस्थः आसीत्। काश्मीरराजस्य अनन्तः कश्चन तत्रत्यः राजः, तस्य सभायाम् एषः क्षेमेन्द्रः कवि आसीत्। मित्राणि, क्षेमेन्द्रसदृशः एव एकः इतोपि प्रमुखः ग्रंथकारः वर्तते, सोमदेवः। इन दोनों में अत्यंत समानता देखी जाती है। बृहत्कथा क्षेमेन्द्रेण यथा बृहत्कथामञ्जर्यां संगृहीताः तथैव सोमदेवेन अपि कथासरितसागरे संगृहीता। जिस प्रकार बृहत्कथा, जो कि गंडाद्य एक कवि हुए हैं, उन्होंने बृहत्कथा नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिससे क्षेमेन्द्र ने कथाओं का संग्रह किया था और बृहत्कथामञ्जरी लिखी थी। उसी प्रकार सोमदेव के द्वारा भी बृहत्कथा में से कुछ कथाओं का संग्रह करके कथा सरित सागर इस ग्रंथ की रचना करी। क्षेमेन्द्र की तरह ही सोमदेव भी कश्मीर के निवासी थे और अनंत नाम के राजा के वे सभा में काव्य किया करते थे। इनका काल भी 11 शतक माना जाता है, अर्थात 11वीं सदी को इनका काल माना जाता है। इस ग्रंथ की रचना कैसे हुई, इसके विषय में एक जनश्रुति है। अनंत राजस्य खिन्नायाः पत्न्याः सूरवत्याः मनोविनोदार्थं सः कथासरितसागरं रचितवान् इति श्रूयते। अनंत राज की जो पत्नी थी, वे जब रूठ जाती थीं तो उनको मनाने के लिए, उनके मनोविनोद के लिए इन्होंने कथासरित सागर नाम का एक ग्रंथ लिखा, ऐसा सुना जाता है। सोमदेव के पिता रामदेव माने जाते हैं। सोमदेवस्य कथासरित सागरे दीर्घाः समासाः कठिनानि पदानि च न्यूनानि, अतः कथासु सरलता विशेषतः दृश्यते। इसी कारण से जब उनके ग्रंथ में समासयुक्त पदों की और कठिन पदों की न्यूनता होने के कारण उनका ग्रंथ अत्यंत सरल माना जाता है। बृहत्कथामञ्जरी, जो कि क्षेमेन्द्र के द्वारा लिखी गई है, उसमें कई ऐसी कथाएं हैं जो कि नहीं दिखती, बृहत्कथा ग्रंथ से ली गई हैं, परंतु इस ग्रंथ में जो कि सोमदेव द्वारा लिखा गया है, इस ग्रंथ में वे अन्य कथाएं भी उपलब्ध होती हैं। कथासरित सागरे स्थिताः
कथाः काश्चन लघ्व्याः पुनश्च काश्चन दीर्घाः। कथा सरित सागर में कुछ कथाएं अत्यंत लघु लघु हैं, छोटी हैं, और कुछ कथाएं अत्यंत बड़ी बड़ी हैं। विविध जन संबद्धाः विभिन्न देश संबद्धाः च कथाः भवन्ति अत्र। कथा निरूपणे सोमदेवस्य अनुपमं सामर्थ्यम, और कथा के निरूपण करने में, उसको बताने में सोमदेव का सामर्थ्य बहुत ही माना गया है। कथा सरित सागर नामक ग्रंथ की महानता या महत्व को इस वाक्य से समझा जा सकता है कि जिस प्रकार भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत का महत्व है, वैसे ही कथा सरित सागर ग्रंथ का महत्व भी माना जाता है। कथा सरित सागरः विविधाभिः भाषाभिः अनुदितः अपि, और यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसका अनेक भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। इदानीं कथा इति पद कथनेन बालानां स्मरणम् आयाति, यतोहि बालाः एव कथाप्रियाः इति उच्यन्ते। पुनः क्षेमेन्द्रस्य अनन्तरं सोमदेवस्य ग्रन्थाः अत्यन्तप्रौढग्रन्थाः इति उच्यते। परन्तु एवं नास्ति यत् संस्कृतसाहित्ये बालानां कृते सरलग्रन्थाः कथाग्रन्थाः न उपलभ्यन्ते। तत्र एव विष्णुशर्मा कश्चन ग्रन्थकारः वर्तते, येन अत्यन्तप्रसिद्धः कश्चन ग्रन्थः लिखितः, तन्नाम पंचतंत्रमिति। विष्णुशर्मा का काल तृतीय शतक माना जाता है। तीसरी शताब्दी में विष्णु शर्मा हुए थे, ऐसा कहा जाता है। उनका स्थान भी काश्मीर कहा जाता है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि अभी हमने पढ़ा, क्षेमेंद्र का स्थान भी काश्मीर था, सोमदेव का स्थान भी काश्मीर था, और विष्णु शर्मा भी काश्मीर से ही थे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि काश्मीर प्रांत कथा ग्रंथकारों के विषय में विशिष्ट स्थान रखता है। पुनः पंचतंत्र की विशेषता यदि हम देखें तो पंचतंत्र में गद्य भी प्राप्त होता है और पद्य भी प्राप्त होता है। तत्र गद्य पद्यात्मकम एषः कथा ग्रंथः वर्तते। तत्र गद्य शैल्या कथा भागः विलिखितः। गद्य शैली में सारा कथा भाग जो है आपको उपलब्ध होगा, और पद्य शैली में नीति भाग कहा जाएगा। विष्णु शर्मा ने जब यह ग्रंथ लिखा तब उनका एक उद्देश्य था। उद्देश्य यह था कि महिलारोप्यस्य राज्ञः अमरशक्तेः त्रीन् पुत्रान् षड्भिः मासैः राजनीति निपुणान् कर्तुं विष्णु शर्मा पंचतंत्र ग्रंथम रचितवान इति श्रूयते। यह एक उद्देश्य था कि जो अमरशक्ति नाम के राजा थे, उनके 3 पुत्र थे, जिनको नीति शास्त्र सिखाने के लिए इन्होंने 6 मासों में इस ग्रंथ की रचना करी थी। पुनः पंचतंत्रे पंचतंत्राणि वर्तन्ते। पंचतंत्रे प्रतितंत्रे एका प्रधान कथा वर्तते। प्रत्येक तंत्र में उन्होंने एक प्रधान कथा दी है, और नीति बोधनार्थम उपकथाः तत्र वर्तन्ते। नीति का ज्ञान देने के लिए उन्होंने उपकथाओं का, लघु लघु उपकथाओं का वहाँ पर वर्णन किया है। पंचतंत्रस्य शैली अतीव सरला वर्तते। कासुचित् कथासु लघुहास्यमपि दृश्यते। भारतीय संस्कृतिः सर्वासु कथासु स्पष्टतया दृश्यते। पंचतंत्र नामक इस ग्रंथ ने पूरे विश्व का पर्यटन किया हुआ हो, पूरा विश्व घूम लिया हो, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि हर्टेन नाम के एक जर्मन पंडित थे, उन्होंने उल्लेख किया है कि इस ग्रंथ का 50 भाषाओं में 200 से भी ज़्यादा रूपांतर उपलब्ध होते हैं। तो इस प्रकार हमने विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के बारे में कुछ समझा। मित्राणि, सूचनारूपेण वक्तुम् इच्छामि यत् संस्कृतभारत्याः अपि संक्षिप्त पंचतंत्र कथा इति एकं पुस्तकं पुनः अस्य ध्वनिमुद्रिका अपि उपलब्धा वर्तते। तेन माध्यमेन इतोपि अधिकं पंचतंत्र विषये वयं ज्ञातुं शक्नुमः। संस्कृत ग्रंथकारों में नारायण भट्ट नाम के एक अन्यतम ग्रंथकार हुए हैं। हितोपदेशः अस्य प्रमुखा रचना वर्तते। तस्य हितोपदेशस्य रचयिता नारायण भट्टः एषः बंगालदेशीयः, यह बंगाल देश के माने जाते हैं। एषः धवलचंद्रस्य आश्रये आसीत्। धवलचंद्र नाम के राजा के आश्रय में अर्थात सभा में यह काव्य किया करते थे। एतस्य कालः 10वां ख्रीस्ताब्दः इति पंडितानाम् अभिप्रायः। पुनः
एषः ग्रन्थः यः अनेन लिखितः हितोपदेशः, अस्य आधारः तु पंचतंत्रमेव। पंचतंत्र को आधार बनाकर इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि केवल पंचतंत्र को ही आधार बनाया, इसके अलावा भी महाभारतात मुनि मूषक कथा इति एषा एका कथा तत्र स्वीकृता। पुनः वेताल पंचविंशतितः वीरवर कथा अपि तत्र उपलभ्यते। इत्युक्ते इसका अभिप्राय यह है कि केवल पंचतंत्र नामक ग्रंथ ही इस ग्रंथ का आधार नहीं था, अनेकों ग्रंथों से इन्होंने कथाओं को आधार बनाया। हितोपदेशस्य भाषा अतीव सरला वर्तते, यतोहि पंचतंत्र के समान ही हितोपदेश भी बालकों के लिए लिखा हुआ ग्रंथ है, इसलिए नारायण भट्ट द्वारा इसकी भाषा अत्यंत सरल रखी गई। अस्य ग्रंथस्य विशिष्टोद्देश्यम् एकं वर्तते। ग्रंथकारः स्वयमेव लिखति, कविः स्वयम् उक्तवान् यत् संस्कृताभ्यासिनः सर्वे प्रायः एतं ग्रंथं पठन्ति एव। अर्थात इनका यह मानना था कि इस ग्रंथ का मुख्य लक्ष्य संस्कृत भाषावबोधनम, संस्कृत भाषा का अवबोधन कराना, संस्कृत भाषा को सिखाना, एक ये मुख्य लक्ष्य इनका था। इसके अलावा एक और मुख्य लक्ष्य इन्होंने इस ग्रंथ का निर्धारित किया, वह था नीति बोधनम। पंचतंत्र ग्रंथ को आधार बना के लिखा गया यह ग्रंथ भी नीति का बोधन कराता है। मित्राणि, एवं प्रकारेण अस्माभिः अस्मिन् पाठ्यक्रमे ग्रंथकाराणां परिचयः प्राप्तः। संस्कृतसाहित्यस्य परिचयसन्दर्भे इतोपि अन्यान् विषयान् वयम् अग्रे ज्ञास्यामः। धन्यवादः।